हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस और आज हम इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दो रिलेशन गिवन है, एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों रिलेशंस के अंदर दो दो स्टेटमेंट्स हैं और हर एक स्टेटमेंट की एक डोमेन दी हुई है और हमें बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले तो किसी रिलेशन को फंक्शन हम कब बोल सकते हैं? किसी रिलेशन को फंक्शन हम जब बोल सकते हैं जब किसी एक पॉइंट के लिए फंक्शन हमें केवल और केवल एक वैल्यू दे रहा हो। ठीक है ना? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सेट बी के अंदर केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वो बोल रही है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है? एफ एक्स इक्वल्स 3x। और आप देखेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, यानी जब x इक्वल्स 3 होगा तब भी ये स्टेटमेंट यूज होगी, जब x इक्वल्स 3 होगा तब ये स्टेटमेंट यूज होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस पॉइंट पर फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है या नहीं, तो हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 3, तो हमें रिजल्ट मिलता है 9। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 3, तो रिजल्ट मिलता है हमें 9। तो पॉइंट 3 के लिए फंक्शन हमें सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, देख लीजिए इसी तरह से जी एक्स का हमें देखना है। मैं इसे रब कर देता हूं। तो अब जी एक्स के लिए देखते हैं। जी एक्स के लिए भी दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 जो ये बोल रही है कि जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के, और स्टेटमेंट 2 जो ये बोल रही है कि जी एक्स इक्वल है 3x। ठीक है, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए एक पॉइंट कॉमन है, वो है 2। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हम चेक करेंगे इस पॉइंट के लिए। तो 2 पर हमें ये वैल्यू दे रहा है 2 की स्क्वायर विच इज 4, और यहां पर पॉइंट 2 के लिए फंक्शन हमें वैल्यू, रिलेशन हमें वैल्यू दे रहा है 6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक पॉइंट के लिए यानी x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन, ये रिलेशन हमें दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और हमें वैल्यू बतानी है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 के। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन, सिंपल है। हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर, वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। f1.1 की वैल्यू क्या होगी? 11 का स्क्वायर 121, दो डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। f1 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब सिंपली
इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो 1.1 की वैल्यू है 1.21, 1 की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 0.21 आएगा, नीचे आएगा 0.1, यहाँ 0 लगा देता हूँ। तो 21/10 आया, इसका मतलब क्या है, आंसर हुआ 2.1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक रैशनल फंक्शन दिया है और हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। तो ये देखते हैं। तो हमने पढ़ा है रैशनल फंक्शन में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन इस तरह से है तो इसे बोला जाता है रैशनल फंक्शन, वेयर g(x) कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स वेयर g(x) इज 0, ठीक है ना। अगर g(x) 0 हो गया यानी ये फंक्शन 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा वहां, ठीक है। तो वो पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, g(x) को सबसे पहले 0 पुट करेंगे, यानी x² माइनस 8x 12। हम x की वो वैल्यूज निकालेंगे जिस पर ये 0 है, g(x) 0 वैल्यूज है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 12x² 6x माइनस 2x प्लस 12 प्लस 0, x कॉमन लिया x माइनस 6, 2 कॉमन लिया x माइनस 6। तो यहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी, x या तो 6 हो सकता है या 2 हो सकता है, और x की इन वैल्यूज पर g(x) हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस वजह से डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गई इस फंक्शन की डोमेन। अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट x माइनस 1। देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, x की वो वैल्यूज जिस पर ये फंक्शन हमें रियल वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन हमें रियल वैल्यूज कब देगा, जब x माइनस 1, ये जो टर्म है x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, यानी हमें यहाँ से एक कंडीशन मिल गई x माइनस 1 शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन कहां से कहां तक हुई, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, और x बड़ा होना चाहिए 1 से, यानी यहां से इंफिनिटी तक डोमेन लाई करती है। तो डोमेन क्या होगी इसकी, x बिलोंग्स टू 1 ऐड होगा, तो 1 से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी को हम ओपन इंटरवल से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये होगी डोमेन। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हमने पहले भी किया था, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो f(x) को हम पुट करते हैं y के ऊपर। तो
एक्सप्रेशन बन जाता है y इक्वल्स x माइनस 1 का। उसके बाद हमें पता है, हम डोमेन को देखते हैं। तो डोमेन में क्या कंडीशन दी हुई थी कि x इज मोर देन इक्वल टू 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें x की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो x की फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों तरफ स्केलिंग करूंगा, x माइनस 1 करूंगा, और x मेरे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x इधर आ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ठीक तो है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि x डोमेन के हिसाब से x इज मोर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि y स्क्वायर प्लस 1 शुड बी मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। -1 दोनों तरफ करूंगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, y कहाँ से यहाँ तक है, y 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी है, यानी y 0 भी है, और इससे बड़ा है इंफिनिटी। ये हो जाएगी हमारी रेंज, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें एक फंक्शन गिवन है मॉड x माइनस 1, हमें इसकी रेंज और डोमेन निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, वैसे ही इसका आंसर बता सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। इस फंक्शन की डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी x की कोई भी हम वैल्यू पुट करें, फंक्शन हमें रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो डोमेन हो जाएगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज की जहां तक बात करें तो f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए f(x) हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये मॉड के अंदर है, ठीक है। x माइनस 1 जो क्वांटिटी है मॉड के अंदर है, तो f(x) हमेशा रहेगा पॉजिटिव। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है, जब x इक्वल्स टू 1 होगा। और उसके बाद हम x को चाहे माइनस की वैल्यूज पुट करें चाहे प्लस की वैल्यू पुट करें, हमें फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो रेंज हो जाएगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। लेकिन अच्छा होगा अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं इसका। हमें पता है मॉड x के लिए क्या होता था, अगर f(x) इक्वल्स मॉड x है तो f(x) का मतलब होता था दो स्टेटमेंट्स, वो होती थी ये, जब x पॉजिटिव हो और जब x नेगेटिव हो, ठीक है। इसे हमें ध्यान में रखना है। तो इस फंक्शन के लिए स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या होगी। इस फंक्शन के लिए भी सेम स्टेटमेंट हो जाएगी कि x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा और x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा इन वैल्यूज पर, जब x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0 है, जब x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट हमें क्या मिली, x माइनस 1 और 1 माइनस x, जब x मोर देन इक्वल टू 1 है और जब x लेस देन 1 है, ठीक है ना। अब ग्राफ ड्रॉ करके देखें। तो जब x 1 से बड़ा होगा, जब 1 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे यानी 2, 3, 4 कुछ भी यूज करेंगे, तब ग्राफ हमें मिलेगा x माइनस 1 का, ठीक है। मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो f(x) हमें वैल्यू देगा 0, यानी पॉइंट बनेगा यहाँ। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो f(x) वैल्यू देगा 1। अगर 2 पुट करता हूँ तो f(x) वैल्यू देगा 1 यहाँ पर। उसी तरह से अगर 3 पुट करता हूँ तो वैल्यू देगा 2 यहाँ, ठीक है। नेगेटिव साइड में देखते हैं, यानी 1 से इस तरफ देखते हैं। 1 से इस तरफ 0 है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ
x की जगह, तो फंक्शन हमें वैल्यू देगा 1, यानी 0 पर वैल्यू दे रहा है 1 यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं -2 पुट करता हूँ, सॉरी -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 माइनस -1 यानी 2, कुछ इस तरह से। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। असल में क्या किया हमने, x -1 किया है, तो जो मॉड x का ग्राफ है वो एक नंबर इस तरफ शिफ्ट हो गया राइट में, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं फाइनली कि डोमेन क्या है आराम से। तो ये फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या है, रेंज क्या होगी, एक तो 0 शामिल होगा और उससे ऊपर, ठीक है। ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं 0 शामिल होगा और अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें निकालनी है रेंज। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन हमें ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि f(x) क्या है, f(x) इक्वल्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालनी है रेंज, और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) को लिखते हैं एज y, ठीक है। उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं y की फॉर्म में, यानी x इक्वल्स टू समथिंग आई। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरफ, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, राइट साइड में रह जाएगा एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेकर जाता हूँ, और फाइनली मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और इसका मतलब क्या है, x इक्वल है अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, x रियल नंबर है, और ये रियल नंबर कब होगा, जब जो इसके अंदर जो कुछ भी है, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y अपॉन 1 माइनस वाई जो है शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमें दो स्टेटमेंट मिल गई कि y अपॉन 1 माइनस वाई या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, और या फिर y अपॉन 1 माइनस वाई मोर देन 0, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के लिए y अपॉन 1 माइनस वाई 0 कब हो सकता है, केवल और केवल एक कंडीशन हो सकती है, जब y 0 हो, ठीक है ना, और कोई सिचुएशन बन नहीं सकती। और इस केस के लिए चेक कर लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं कि y अपॉन 1 माइनस वाई मोर देन 0 कब हो सकता है, यानी इस टर्म को पॉजिटिव होना है, ठीक है। और ये टर्म पॉजिटिव कब हो सकती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। यानी यहाँ पर दो केस बन जाते हैं। एक केस बन जाता है जब y पॉजिटिव हो और 1 माइनस वाई भी पॉजिटिव हो, ठीक है। और दूसरा केस बन जाता है जब y नेगेटिव हो और 1 माइनस वाई भी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, y शुड बी मोर देन 0 एंड y इज लेस देन
1, ठीक है ना, यही बनता है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। उसके बाद -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो y शुड बी लेस देन 1। इस तरफ देखते हैं, y को 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 0 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद y शुड बी, y इज मोर देन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। y को 0 से छोटा होना चाहिए और y को 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। आप देखेंगे इस ग्राफ में तो 0 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, y 0 से तो बड़ा है, ये अगर 0 है तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है ना, यानी नंबर इस पोर्शन में लाई कर रहा है। तो अब हमें दो स्टेटमेंट मिल गई है, या तो y 0 और 1 के बीच में होगा और या फिर y 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई, क्या हो सकती है रेंज, 0 इंक्लूड करना है, ठीक है, 0 के बराबर होना चाहिए, उसके बाद 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों सिचुएशन को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ये। इसको अगर इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना हो तो 0 को इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल यूज करूंगा, और 1 तक जाना है, 1 में ओपन यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था 6th क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, लेट f and g डिफाइंड फ्रॉम R to R where fx is x plus 1 and gx is 2x minus 3। हमें फाइंड करना है f plus g, f minus g and f upon g। देख लेते हैं। तो हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा था, तो अगर हमें निकालना है f plus g ऑफ x, उसका मतलब क्या होता है, ये बराबर होता है fx प्लस gx की, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, हमें ये निकालना है, हम सिंपली fx और gx को पुट कर देंगे, यानी x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, फाइनली क्या बनेगा 3x माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से f माइनस जी देख लेते हैं। ये होगा fx माइनस जी एक्स। fx क्या है, x प्लस 1, gx क्या है 2x माइनस 3। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x एंड 4, ठीक है ना, प्लस का 3 और 1 4, ये मिलेगा यहाँ पर। उसी तरह से f अपॉन जी देख लेते हैं। तो f अपॉन जी ऑफ x क्या होगा, ये होता है fx अपॉन gx वेयर gx कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो fx क्या है, x प्लस 1, gx क्या है 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस साथ में हमें ये बताना है कि 2x माइनस 3 कैन नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x कैन नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये हुआ 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमें फंक्शंस के ऑर्डर पेयर्स दिए हैं 4 और फंक्शन डिफाइंड है
फ्रॉम z टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, और फंक्शन इज डिफाइंड बाय ax प्लस b। a और b दोनों इंटीजर्स हैं और हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या है। तो देखते हैं, सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे हम कि ऑर्डर पेयर्स की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन में, ठीक है। इस तरह से चार ऑर्डर पेयर्स की वैल्यूज के लिए हमें चार इक्वेशंस मिलेगी। चारों इक्वेशंस में a और b दो अननोन क्वांटिटीज हमारे पास है, ठीक है। तो कायदे से हमें दो इक्वेशंस ही चाहिए a और b की वैल्यू निकालने के लिए। तो फॉर ऑर्डर पेयर 1 1, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यूज आएंगी? 1 इक्वल्स x1 रखेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस b, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से ऑर्डर पेयर 2 और 3 के लिए यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2a प्लस b, ये हो जाएगी सेकेंड। उसी तरह से फॉर ऑर्डर पेयर 0 और -1 के लिए -1 a हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ बचेगा b। तो थर्ड इक्वेशन में वैसे ही हमें b की वैल्यूज पता चल गई। फॉर ऑर्डर पेयर -1 and -3 होगा, अगर x -1 है तो यहाँ आ जाएगा -a प्लस b, ठीक है। तो आप थर्ड इक्वेशन देखिए, b की वैल्यू है -1 और इस वैल्यू को हम तीनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं फ्रॉम 1 and 3। यहाँ अगर मैं -1 रखता हूं b की वैल्यू तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और b की वैल्यू हमें पता ही है -1, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम सभी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट सही दे रही है। a 2 रखते हैं तो यहाँ होगा -2, b की वैल्यू है -1 तो राइट हैंड साइड में -3 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही है, सही है। यहाँ रख के देखते हैं, 2 की वैल्यू रखेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 4 और -1 करेंगे तो बचेगा 3, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज एकदम सही है, ठीक है। तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय R इज ऑर्डर पेयर a, b where a b belongs to natural number and a is equal to b square। और हमसे पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू। हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, तो फर्स्ट में हमें ऑर्डर पेयर गिवन है a, वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं? 1, 1 बन सकता है, 2, 2 बन सकता है, 3, 3 बन सकता है। और ये कह रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर्स है इस रिलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना, इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो बताना है कि ये सच है या झूठ। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सभी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है 1, 1, ठीक है, और a बराबर होना चाहिए b स्क्वायर के। तो 1 बराबर है 1 स्क्वायर के, हाँ ये तो है। तो ये ऑर्डर पेयर तो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं 2, 2, तो a इक्वल्स b स्क्वायर के हिसाब से यहां पर 2 की जगह होना चाहिए था 4, यानी अगर b 2 है तो a होना चाहिए था 4 ना कि 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। उसी तरह से 3 चेक करते हैं। 3 के लिए क्या होना चाहिए था? 9,
ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं करते। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में वो क्या बोल रहा है कि ए कोमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, ये हमें पहले बता दिया उसने। फिर वो कह रहा है कि ये इंप्लाई करता है कि बी कोमा ए बी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। हम ले लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ठीक है। 4,2 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर 4,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो वो कह रहा है, इसका मतलब ये है कि 2,4 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो चेक कर लेते हैं कि 2,4 इस रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। देखिए 4 के लिए यहां पर प्री इमेज क्या होनी चाहिए थी, 16, है ना। 2 नहीं होनी चाहिए थी, 4 के लिए यहां होना चाहिए था 16, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ये बात भी गलत है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड बोल रहा है कि ए कोमा बी कोई ऑर्डर पेयर है, वो इस रिलेशन से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ बी कोमा सी एक ऑर्डर पेयर है, वो भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो फिर वो हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ए कोमा सी इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ये भी चेक करके देख लेते हैं। तो मैं ऑर्डर पेयर लेता हूं 16,4 का। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये है। तो फिर ये बोल रहा है कि B कोमा C भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी B यानी 4, C क्या होगा उस केस में 2, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं, हमने दो ऑर्डर पेयर बना लिए इसके हिसाब से। अब फिर वो बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि A कोमा C यानी A यानी 16 कोमा C भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, यही बोल रहा है ना वो। तो चेक कर लेते हैं कि 16,2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है या नहीं। देखिए 2 के लिए क्या प्री इमेज होनी चाहिए थी, 4, ना कि 16, ठीक है ना। तो पता चल रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां भी बोल सकता हूं कि ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तीनों ही फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये हुआ 9th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, 10th क्वेश्चन में हमें दो सेट गिवन है, ए और बी, और साथ ही एक रिलेशन गिवन है ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में, और हमसे पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, बतानी कि सही है या गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। f कोई रिलेशन है, तो हमें बताना है कि ये रिलेशन है या नहीं। अच्छा, तो रिलेशन है या नहीं बताना है, तो इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन असल में होता क्या है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है a टू b है, तो इसका मतलब ये होगा कि a प्रोडक्ट b हुआ होगा, उसी से ही सारे रिलेशन निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो a से बिलोंग करना चाहिए, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो b से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशन होगा। तो देख लेते हैं, इन सभी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 2, ये सभी a से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेकंड एलिमेंट चेक कर लेते हैं, 5 9 1 5 9 1 11
और सेकेंड एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं, तो हाँ मैं बोल सकता हूं कि एफ इज अ रिलेशन, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शंस के ऑर्डर पेयर है। फंक्शंस के ऑर्डर पेयर होने के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, सभी फर्स्ट एलिमेंट 3 4 2 जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। एफ रिलेशन जरूर है लेकिन एफ इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ठीक है, तो ये हुआ 10th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ z टू z डिफाइंड बाय फंक्शन। यहाँ एक ऑर्डर पेयर गिवन है a इंटू बी कोमा ए प्लस बी, फिर a b बिलोंग्स टू इंटीजर, और हमसे पूछ रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। हमें बताना है क्या ये बात सच है। जस्टिफाई योर आंसर। देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है। फंक्शन होने के लिए जो ऑर्डर पेयर्स है उनका फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर a और b है सेट ऑफ a b बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो a और b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी a और b की स्पेसिफिक वैल्यू चूज करें जिससे इन ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट तो रहे सेम लेकिन सेकंड एलिमेंट जो है यानी a प्लस बी वाला ये हो जाए डिफरेंट, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है ना। तो जैसे कि मैं वैल्यू चूज करता हूं, दो केस लेता हूं मैं। ठीक है, केस 1 जब a को मैं ले लेता हूं 0 और b को ले लेता हूं 1। ठीक है, a और b दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या बनेगा फंक्शन का। फंक्शन हमें क्या गिवन था, a प्लस बी, ये फंक्शन गिवन था ना। तो देख लेते हैं, a इंटू बी करेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0, और a प्लस बी करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट बनेगा 1। ठीक है, अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में मैं क्या करता हूं, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है। पहले a को 0 पुट किया, अब मैं b को 0 पुट करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं b को a को तो मैं ले लेता हूं 2 और b को ले लेता हूं 0। ठीक है, तो अब इस चीज को इसके अंदर हम जब पुट करेंगे तो क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, a 2 है और b 0 है, तो 2 इंटू 0 0। फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। सेकंड एलिमेंट देखते हैं, 2 प्लस 0 क्या होगा 2। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे पास क्या है, मैंने a और b की अलग अलग वैल्यू चूज की जानबूझकर, ताकि मैं ये बता सकूं कि फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है लेकिन सेकंड एलिमेंट अलग है। ठीक है ना, मैंने a और b की ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू चूज की और उन वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट किया, तो जो ऑर्डर पेयर आए उनका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो आया सेम और सेकंड एलिमेंट आया डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फंक्शन को बिलोंग नहीं करती। ठीक है ना, अगर फंक्शन होता तो पहला एलिमेंट सेम हो ही नहीं सकता था। अब पहला एलिमेंट सेम आ रहा है, इस वजह से दिस इज नॉट अ फंक्शन।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो 12th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है लेट ए बी अ सेट जिसके अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है 9 to 13 एंड लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एन विच इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, और हमें रेंज बतानी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डोमेन पता है। देखिए फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, ए से एन तक, एन कुछ भी हो सकता है। ए देखते हैं, ए जो है वो है ये 5 नंबर, यानी डोमेन तो है ये। ठीक है, और उसके बाद हमसे जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी एफ एन, और वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ये चीज, तो सबसे पहले एफ एन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, डोमेन का पहला एलिमेंट 9। ठीक है ना, तो हमें 9 का, ये बोल रहा है ना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है। तो 9 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट फैक्टर इसका क्या होगा 3। ठीक है ना, उसी तरह से सेकंड एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, F10 के लिए देख लेते हैं। 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आएगा 2 और एक आएगा 5, और 2 और 5 के अंदर में से 2 और 5 में से हाईएस्ट कौन सा 5, तो f ऑफ 10 क्या आएगा 5। उसी तरह से f ऑफ 11 देख लेते हैं, खुद 11 होगा। f12 देख लेते हैं, 4 3 जा 12, और 4 क्या होता है 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, हाइएस्ट क्या होगा इसके अंदर 3। उसी तरह से आप 13 देख लेते हैं, 13 प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो क्या क्या ऑर्डर पेयर्स बन गए, प्रॉपरली लिखते हैं। फंक्शन है, ठीक है, फंक्शंस के अंदर ऑर्डर पेयर क्या क्या बन रहे हैं, डोमेन हमारे पास क्या है 9 के साथ बन रहा है 3, ये एफ एक्स की वैल्यू है और ये डोमेन के अंदर है, कोमा 10 के साथ क्या बन रहा है 5, उसी तरह से 11 के साथ 11 ही बन रहा है, 12 के साथ बन रहा है 3, और 13 के साथ 13 बन रहा है। ठीक है ना, तो फंक्शन ये बन रहा है। तो अब हमें बताना है रेंज ऑफ एफ। तो रेंज क्या होगी, सिंपल है, इन ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स है यानी 3 5 11 3 एंड 13, इन सभी एलिमेंट